अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बायोलॉजी की ब्रांचेस और इसकी मेजर फील्ड्स के बारे में बताया था, जो कि जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी होती है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, जैसे कि अब आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको गाइड करना चाहूँगी आज कि अगर आपको ये ब्रांचेस एज अ होल आती हैं, फिर तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना होता है। लेकिन एज इट इज़ भी जब आप इसको पेपर में या आपका जो टेस्ट होगा स्कूल में उसमें अटेम्प्ट करेंगे, तो उसका आजकल जो एक आपकी रिप्रेजेंटेशन है ना, आपके टेस्ट की, आपके पेपर की, वो बहुत मैटर करती है। उसके लिए आप सबसे पहले जब हेडिंग देते हैं ना ब्रांचेस की या सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी की, सबसे पहले आपने लिखना है मॉर्फोलॉजी की हेडिंग देनी है। आपने उसकी डेफिनेशन में लिखना है ये वाली लाइन: मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आगे उस आपने लिखनी है उसकी एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने लिखना है नीचे अब एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसका मटेरियल ऐड करना है। सेम यही प्रोसेस आपने एनॉटमी में करना है। जब सबसे पहले आपने एनॉटमी की हेडिंग देके उसके नीचे आपने लिखना है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपने उसकी ये फर्स्ट लाइन को ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ से इट हेल्प्स, यहाँ से लेके आपने डाइजेस्टिव सिस्टम तक उसकी एप्लीकेशन ऐड करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो न्यू लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फिजियोलॉजी से। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। यानी कि जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आप लोग पढ़ते हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। लेकिन क्या वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है? नो बेटा, अब ये सिर्फ ब्लड नहीं है। ब्लड में जो हमारे सारे के सारे मटेरियल्स हैं ना, वो कैसे अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं, कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना। और हार्ट जो है वो कैसे अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यानी कि हमने देखा है कि बॉडी के अंदर जो पार्ट्स पाए जा रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इसमें भी आपने एज इट इज़ ही अप्लाई करना है कि फिजियोलॉजी के पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने उसकी एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमारी है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? डेफिनेशन है इसकी: हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू है कि जब सेम टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन, यानी कि एक तरह के जो सेल्स हैं, चंद इकट्ठे सेल्स मिलकर जब एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यू। ठीक है ना, ये टिश्यू की आपको डेफिनेशन मिल गई है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शन। यानी कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक सेम फंक्शन परफॉर्म करे, उसे कहा जाता है टिश्यू। अच्छा, अब इसमें जब आप हिस्टोलॉजी को ऐड करेंगे ना, अगर आपको आपके टेस्ट में या आपके एग्जाम में हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन आती है, तो ये आपकी हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन है, जिसमें आपके पास एक न्यू वर्ड ऐड हुआ है टिश्यू। आगे आप एक और सब हेडिंग दे के उसमें टिश्यू को ऐड करें कि व्हाट इज टिश्यू। उसके बाद अब आप उसकी बताएंगे एप्लीकेशन: टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि जब हम टिश्यू को स्टडी करते हैं तो ये हमारी कैसे हेल्प करती है कि सबसे पहले अगर कोई टिश्यू डैमेज है, किसी बॉडी के किसी पार्ट में कोई डिजीज क्रिएट हो रही है, उसको पता लगाया जा सकता है। ड्रग स्टडीज़ में कौन सी ड्रग जो हैं वो यूज़फुल होती हैं, कौन सी बीमारी के लिए कौन सी ड्रग्स जो हैं वो कैसे टिश्यूज़ को जाके ठीक करेंगी। और ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन, आपको पता है कि ऑर्गन जो हैं वो किसी बॉडी में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? सेल्स हैं। और सेल जब इकट्ठे ओके एक ग्रुप बना के सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यू। अच्छा, अब वो जब हम टिश्यू को स्टडी करते करते ऑर्गन तक पहुंचेंगे ना, तो खुद ही हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गन की स्ट्रक्चर क्या है, और हर एक जो उसका स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है। एक जो ऑर्गन है वो सिर्फ एक तरह के टिश्यू से नहीं मिलकर बनेगा। या कि आप डिटेल स्टडी करेंगे कि एक जो ऑर्गन है ना, उसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज पाए जा रहे हैं, और हर एक वो जो डिफरेंट तरह का टिश्यू है उसका क्या फंक्शन है। अच्छा, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। दैट मीन कि जो बिल्डिंग ब्लॉक हमारी जो लाइफ है, ठीक है, हमारा जो सेल है वो हमारी लाइफ का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हमारी बॉडी का। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे बनता है सेल?
स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है कि जब एक चीज़ किसी से मिलकर बनी होगी, जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और ये हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन हर एक जो काम है, हर एक जो फंक्शन है, वो भी तो सेल ही परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो हो गया फंक्शनल यूनिट। यानी कि सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और जब हम सेल्स को स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अनरेवल करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या है? अभी तक आपने ऑर्गन्स का वर्ड सुना था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में, उन्होंने शायद ये वर्ड पहले नहीं सुना। ऑर्गेनेले, ऑर्गेनेले मीन सेल के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, वो हर एक जो स्ट्रक्चर है वो अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसको जब हम डिटेल में जाके स्टडी करेंगे तो हम, इसका मतलब ये है कि सेल को स्टडी करना है, सेल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को स्टडी करना है, उनके फंक्शन को स्टडी करना है, और एज अ होल वो सारे का सारा हम सेल ही स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए डिटेल स्टडी हो जाएगी सेल की, और उनको कहा जाएगा साइटोलॉजिस्ट। ठीक है। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, अब ये सिर्फ सेल का फंक्शन ही नहीं देख रहे हो, ये भी देख रहे हैं कि सेल जो है वो डिवाइड कैसे होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों को मैं साथ साथ गाइड करती जाऊंगी कि आप लोगों को जैसे एमसीक्यू आ सकता है, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। ये आप लोगों ने अपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, और वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर। ये तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो हैं जो कि जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, बायो के साथ जुड़े हैं। बायो मीन्स लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। जब हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, अब वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। आप सबने शायद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का नाम सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे हम रोटी खाते हैं, चीनी खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। प्रोटीन्स क्या है? जैसे दालें हैं, गोश्त है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद लिपिड्स, लिपिड्स क्या है? चिकनाइयाँ, जो हम घी, ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। ये आगे आप डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये आगे इसकी एप्लीकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऑल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस यानी कि जिंदगी के जो अहम प्रोसेस हैं, जो सारे काम हो रहे हैं। डिवेल्प ड्रग्स, दवाइयाँ बनाते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हमारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो इंसान की फलाह बहबूद के लिए, उसकी कामयाबी के लिए काम कर सकें। अब जैसे साइंसदान जो हैं, बायोलॉजिस्ट ख़ास तौर पर जो हैं, वो ऐसे फ्रूट बनाने की कोशिश करते हैं कि जो कम वक्त लें पकने पे, ठीक है, और उनके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा हो। इम्यूनिटी मीन्स के जो मौसमियाती असर होता है वो फसलों पे कम हो, फलों पे कम हो, जब वो पौधे पर लगे हुए हैं। ठीक है ना। और वो ऐसी जनरेशन बनाए जो कि 6 महीने के बजाय 3 महीने में पककर तैयार हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई आबादी की जो ज़रूरियात है वो भी पूरी हो सके। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज एग। व्हाट इज फर्टिलाइज एग? फर्टिलाइज एग वो चीज़ है जो कि मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से बनती है। मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से फर्टिलाइज एग बनता है। उस एग से जब पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस प्रोसेस को स्टडी करने को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है इन दिस ब्रांच? क्या करते क्या हैं इसमें साइंटिस्ट? साइंटिस्ट स्टडी करते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। यानी कि जब एक इस एग से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसके अंदर टिश्यूज़ कैसे बन रहे हैं? सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन आपस में मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। इसमें अब ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी कि इसमें आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं? पता लगाना कि जब कोई नया जो बच्चा है वो पैदा हो रहा है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, ठीक है, उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं,
और इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट्स के कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये जो ब्रांच होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। इसको पढ़ते वक्त कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगती है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत होती है। देखें, यहाँ भी आपको इसकी डेफिनेशन में मिल रहा है कि विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। आपने अपने इर्द गिर्द सुना होगा, फलां बच्चा जो है ना, उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं, फलां बच्चे का जो नाक है ना, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा, फलां अपने दादे पे गया, फलां अपनी नानी पे गया। ठीक है, ये आपने अपने इर्द गिर्द अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बातें सुनी हुई हैं, लेकिन शायद अब तब आपके जहन में ये बातें नहीं आई होंगी कि यार ये कैसे होता है कि माँ बाप या दादा दादी नाना नानी के करैक्टर्स जो होते हैं वो आगे बच्चों में कैसे चले जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये फिजिकल करैक्टर्स नहीं, बिहेवियरल करैक्टर भी आते हैं। जैसे अगर किसी का जो फादर है, उसकी कोई स्पेसिफिक कोई खासियत है कि उसको गुस्सा बड़ा आता है, ठीक है ना, आगे से उसका बेटा है या बेटी है, उसमें भी यही करैक्टर पाया जाता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है। तो हम मजाक में कह देते हैं यार ये तो ना अपने बाप पे गया। क्यों गया, वो कैसे गया, वो क्वेश्चन आपने इसमें स्टडी करना है और उसका आंसर ढूंढना है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे समटाइम बच्चे जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, एंड डिवेल्प बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें भी प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वैरायटीज़ को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, उनके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है और बहुत दफ़ा इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं पैलियोंटोलॉजी की तरफ। सब अच्छा, पैलियोंटोलॉजी पढ़ने से पहले ना आपके पास एक वर्ड आएगा फॉसिल्स। ये देखें ब्लॉक में, फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। इसको आपने डेफिनेशन के तौर पर भी याद कर लेना, ठीक है, इसको आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद कर लेना। जैसे द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल, तो आप कर सकते हैं द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज़ अ साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये आपके पास ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल आ गया। फॉसिल की आपके पास डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या, फॉसिल प्लांट्स के या एनिमल्स के बाकियात हैं, बचे हुए मटेरियल हैं जो कि रॉक्स में और किसी दूसरी जगह पर प्रिजर्व हो जाते हैं और फिर हमें यानी कि स्टडी करने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसकी एक मैं एग्जांपल दूंगी आपको। आपने या मैंने डायनासोर्स के नहीं ना देखा, सिर्फ जुरासिक पार्क में ही देखा। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे कि ये फॉसिल्स क्या हैं। फॉसिल्स के आपको एग्जांपल जब मैंने आपको दिया डायनासोर्स की, डायनासोर मैंने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, हमारे फादर ने नहीं देखे, मदर ने नहीं देखे, उनके फादर मदर ने भी नहीं देखे, उनके भी नहीं देखे, लेकिन फिर आपको और मुझे कैसे पता चला कि ये डायनासोर्स होते हैं। एक्चुअली में उनके फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, वो फॉसिल्स मिले हैं बड़े बड़े पहाड़ों में से, बहुत पुरानी जगहों में से उनके फॉसिल्स जो थे उनको स्टडी किया गया, तो पता चला कि किसी ज़माने में डायनासोर्स भी होते थे। अच्छा जी, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। यानी कि ये पैलियोंटोलॉजी किसको स्टडी करे, फॉसिल्स को। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं सुना होगा। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है, इसकी एग्जांपल आपको यही दूंगी कि जानवर जो इंसान या जानवर हैं या जो इंसान है, ये वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुए हैं, ठीक है, इनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, डायनासोर्स जो थे वो क्यों मर गए, क्या हुआ उनके साथ ऐसा, ये सारा कुछ। अच्छा, फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। और उनके डायनासोर के जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि मिलियंस ईयर्स अगो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स रहते थे, जिसको इन्होंने डायनासोर्स का नाम दिया गया। टुडे द लास्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the classification of organism into group on the basis of similarities and differences। ये इसकी डेफिनेशन है। टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि तमाम जो पौधे जानवर हैं ना, उनको ख़ास किस्म के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है, वो नाम देने के बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में,
ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होती है हमारी इस तरह से भी हेल्प करती है कि हम बहुत जो वसी बायो, देखिए बायो बहुत वसी है, बायो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। और आपने पढ़ना है इसको, इंटरेस्ट से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो। बायोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती है कि हमारी जो ज़मीन पर लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमारी जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो कैसे बनती हैं, पुराने जो जानवर हैं जैसे कि इंडस डॉल्फिन वगैरह है, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना, पांडा है ये क्यों, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड हो गए हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए नुकसानदेह हैं, और इनकी क्यों जो नस्लें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ये सारा उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके इन्वायरमेंट के साथ उनका आपस में सारा कुछ स्टडी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे तरीके से सबक याद करना। ओके, गुड बाय।